हेलो एवरीवन, दिस इज़ गणेश एंड यू आर वाचिंग HD क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज से हम लोग CA फाउंडेशन लॉ का एक कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉ को बहुत इन डेप्थ तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, लॉ को बहुत इन डेप्थ तरीके से पढ़ेंगे और अप्रॉक्सीमेटली ये जो वीडियो होने वाला है ये मतलब ऑलमोस्ट ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, यूट्यूब में अपलोडेड रहेगा। आप लोग उसको कभी भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ टिप्स, अगर आप वीडियो में नहीं है तो सबसे पहले तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिए फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोशन। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो शुरू होने के बाद आप ऐसा मत सोचना कि यार ये कुछ बोल रहा है तो चलो सुनते हैं। ठीक है, अगर आपको जेन्युइनली पढ़ना है तो प्लीज़ 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 एक पेन और एक अपना जो ICI का मॉड्यूल है उसको साथ में लेके बैठना। ठीक है, क्योंकि अगर वो साथ में नहीं रहेगा तो आपका पढ़ना ना पढ़ना दोनों एक ही जैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका आप केयर रखना। हालांकि हम जो अपना नोट्स कवर करने वाले हैं वो मतलब हमारा बेस जो होगा वो ICI रहेगा। ICI के नोट्स से ही पढ़ाऊँगा। आप स्क्रीन में देख ही सकते होंगे कि नोट्स लग चुका है, कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। मैं वो सब आपको बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। स्टार्टिंग में हम लोग हम लोग को ये समझना है कि लॉ, ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक सी बात से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी लॉ होता है ये एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है। हाउ डज अ लॉ फॉर्म। आप देखोगे कि हम लोग लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ एक्चुअली बनता कैसे है। तो यहाँ पर जो लॉ बनाने का पावर है वो या तो स्टेट के पास होगा या तो किसके पास होगा बताओ। ठीक है, सेंट्रल बोलो या मिनिस्ट्री ऑफ मतलब प्राइम मिनिस्टर बोलो, हमारे जो मोदी जी है। ठीक है, सेंट्रल के पास होगा। ठीक है, तो अब ये डिसाइड कहाँ से होता है किसके पास क्या पावर है, ये आपकी आर्टिकल्स बोल के एक जगह है वहाँ पर लिखा रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि कोई भी सेंट्रल हो या लॉ हो, स्टेट हो, वो अपना एक मिनिस्ट्री बनाता है, एक अपना एक कहते हैं ना कि एक ऑफिस रूम टाइप का जो भी बोलो वो बना के रखता है। वो लोग क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट करते हैं जो भी हमको लॉ बनाना है। लेट्स से मेरे को कंपनीज़ के ऊपर लॉ बनाना है, बिजनेस किस तरह से करना है, इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बनाना है, या फिर मेरे को GST के ऊपर लॉ बनाना है, किसी चीज़ के ऊपर उन लोग को लॉ बनाना रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन मिनिस्ट्रीज़ को बोलते हैं कि आप लोग प्लीज़ लॉ बनाइए। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है, और ये कुछ कुछ बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बिल। क्या बोलते हैं, बिल। बिल बोलते, दिल नहीं बोलते। ठीक है, तो जो लोग भी दिल सोच रहा होगा, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है प्लीज़, वो किसी और चैप्टर में है। अभी बिल है तो इसकी बिल आ गया। अब जब बिल बन के रेडी हो जाता है तो वो ये बिल जो है वो कहाँ चला जाता है, एसेंट यानी कि, ठीक है, एसेंट लेने के लिए दो लोगों के पास जाता है। सबसे पहले पार्लियामेंट के पास जाता है। किसके पास गया, पार्लियामेंट के पास गया। अब पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से जब इसका एसेंट मिल जाता है हमें, तो उसके बाद हम लोग कहाँ चल जाते हैं, ठीक उसके बाद हम लोग चल जाते हैं प्रेसिडेंट जी के पास। अब प्रेसिडेंट जब इसको अपना साइन कर देता है, इनिशियल कर देते हैं, तो ये हमारा कहाँ पर चल जाता है फिर, ऑफिशियल गैजेटी में। ऑफिशियल गैजेटी मतलब जहाँ पर आप
ये लॉ पढ़ते हो। जैसे कि मैं बता दूं, अगर एलएलपी जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये रहा हमारा एलएलपी, तो ये वाला जो हम लोग पढ़ने वाले, ये हमारे मिनी एमसीए का जो वेबसाइट है, दिस इज़ द ऑफिशियल गैजेटिव फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, ये जहाँ पहला बार ये पब्लिश हुआ था वो यहीं पर हुआ था, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा केयर लेना पड़ेगा, ठीक है। और जिस दिन वो ऑफिशियल गैजेटिव में अपलोड हो जाता है, उसके बाद ये क्या बन जाता है, इट बिकम एक्ट। ठीक है, एक्ट बन जाता है। अब ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूं, तो एप्लीकेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि क्या आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल है कि नहीं, मतलब क्या आपको इस एक्ट को मानना है या नहीं मानना है, ठीक है। तो ये होता है एप्लीकेबिलिटी का मतलब। हमारा लर्निंग ओवरव्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखो लर्निंग ओवरव्यूज़, ठीक है। तो ये है एलएलपी में हम लोग इंट्रोडक्शंस, इनिशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकॉर्पोरेशन एंड डिफरेंस विद दी, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हम लोग टोटल हमारा जो एजेंडा रहेगा पढ़ने का रहेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा पेजेस नहीं है, हम लोग आराम से इसको कवर अप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट मैंने किया था, ठीक है। हालांकि मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा पूरा आपको बस, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको समझ में नहीं आएगी, जहाँ जहाँ मेरे को लगेगा कि नहीं यार समझाना ज़रूरी है, तो उस जगह में मैं क्या करूँगा, एक नोट्स लिखते रहूँगा, आपको बस ध्यान से सुनते चलना है। अगर मैं एप्लीकेबिलिटी की बात करूँ, तो हमारा जो एलएलपी है, एलएलपी एक्ट, ये एप्लीकेबल कहाँ पर होता है, ये अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि दिस इज़ एप्लीकेबल टू वेयर, होल ऑफ इंडिया, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, यानी ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि जम्मू एंड कश्मीर में एक्सक्लूजन है, वहाँ पर नहीं होता है, वो पहले होता था, अभी ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि हमारे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ये पास कब तक हुआ था, 12 फरवरी 2008 में। और हमारा जो प्रेसिडेंट जी है, उनका असेंट कब मिला था, असेंटेड कब हुआ था, ये 7 जनवरी 2009 में। तो यहाँ पर दो डेट्स है, ये 8 और 9 में हुआ था, इसीलिए कभी कभी एलएलपी एक्ट 2008 एंड कभी कभी एलएलपी एक्ट 2009 बोला जाता है। तो आपको उसको लेके ज़्यादा मतलब माथा पीछी करने की ज़रूरत है नहीं, 2008 बोलो या 2009 बोलो, उसमें कोई भी ग्लिचेस नहीं है, ठीक है। चलो, हर एक एक्ट में आप, चूँकि आप थोड़ा सा लॉ पहले पढ़ चुके हो, आप बीकॉम से आए हो, ठीक है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक एक्ट में जैसे ही एक एक्ट बनता है, तो एक्ट बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले चैप्टर्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लेट से आपको बोला गया कि भाई एक लॉ बनाओ, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले एक चैप्टर होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप चैप्टर्स बनाओगे, चैप्टर वाइज आप डिफ्रेंशिएट करोगे। अब चैप्टर के अंदर आप क्या लिखोगे, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये होता है ना। तो यहाँ नंबरिंग जो सिस्टम है, ये नंबरिंग का जो सिस्टम है, इसको क्या बोला गया है यहाँ पर, सेक्शंस। अब सेक्शंस के अंदर भी कुछ ऐसा नंबरिंग रहता है जिसको आप नंबर के अंदर नंबर बोलते हो, जो वो लिखते हो, तो वो क्या है, वो है हमारा सब सेक्शंस, ठीक है। एक और रहता है क्लॉज। सब सेक्शन एंड क्लॉज में कुछ डिफरेंस होते हैं, तो वो डिफरेंस हम लोग थोड़ा आगे जाके समझेंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या क्या एक्चुअली, ठीक है। ये सब के बाद एक आता है शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या होता है, शेड्यूल जस्ट लाइक कि आप एक सम्स बना रहे हो, तो आप क्या करते हो कि बीच में सारा चीज़ ना लिख के आप वहाँ पर बोलते हो रेफर नोट्स नंबर 1, आप अकाउंट्स में भी करते हो, ठीक है, रेफर नोट्स नंबर 1, तो नीचे में आप नोट्स देते हो, इतना बड़ा जो लंबा चौड़ा आपको लेंदी प्रोसेस लिखना है
वो नीचे में देते हो वहाँ पर, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पर भी ये चीज़ वर्क करता है, ठीक है। तो ये हम लोग का है। तो यहाँ पर भी हमारा जो सेक्शंस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर कितने सेक्शन है, 81 सेक्शन है एंड 4 स्केड्यूल्स है। 81 सेक्शन है एंड 4 स्केड्यूल्स है। अगर मैं 81 सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको इतना भी बता देना चाहता हूँ कि 81th जो सेक्शन है, 81th सेक्शन वो ऑब्लिटरेटेड हो गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिटरेटेड? खत्म हो गया, निस्तो नाबूद हो गया है, रिपील हो चुका है सेक्शन, यानी कि अब वो किसी काम का नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा जो फोर्थ शेड्यूल है। क्या भैया मेरे को क्या पूरा 81, हालांकि 80 मैं बोलना चाहता हूँ, क्या 80 सेक्शन पूरा पढ़ना है? नहीं भाई, अभी आप फाउंडेशन में हो, अभी तो आपको टेस्ट दिया जा रहा है एलएलपी का। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर एंड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों बोला एलएलपी का और पार्टनर का। एलएलपी और पार्टनर इन दोनों का म्यूचुअल राइट्स हमें कहाँ पता चलता है? शेड्यूल 1 में पता चलता है। बोलते हैं भैया मैं तो एग्रीमेंट बनाता हूँ जब, तो उस केस में तो मेरे को पता चल जाता है कि क्या क्या मेरे को, जैसे मान लीजिए कि हमने एक एलएलपी से एक बिज़नेस स्टार्ट किया। एलएलपी को अभी आप बिज़नेस समझो, ठीक है, एक बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया। अब वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं और आप मिलके एक एग्रीमेंट बना दे रहे हैं कि आपका ये काम रहेगा और मेरा ये काम रहेगा। तो ये तो इन जनरल हर कोई करता है ना, एब्सोल्युटली यस, हर कोई करता है। तो यहाँ पर एक मतलब डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट? और ये जो म्यूचुअल राइट्स बोल रहा है, तो ये म्यूचुअल राइट किस चीज़ के लिए बोल रहा है? अगर सब लोग करता है तो खुद की तरह से, तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, ठीक है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, ठीक है, अगर मैं बोलूँ इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, तो इन दिस केस शेड्यूल 1 जो हमारा है, फर्स्ट शेड्यूल है, वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो। सेकेंड शेड्यूल क्या होता है? सेकेंड शेड्यूल हमारा बताता है कन्वर्जन ऑफ एलएलपी फर्म इनटू एलएलपी। एलएलपी का बहुत सारा बेनिफिट्स है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पार्टनरशिप फर्म अगर आप ओपन करते हो या आप एलएलपी कंपनी ओपन करते हो, तो इससे बेटर कि आप एलएलपी ओपन करो। रीज़न क्या है? इसमें आपको पार्टनरशिप फर्म में जिस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, सेम फ्लेक्सिबिलिटी एलएलपी में भी दिया गया है। और पार्टनरशिप फर्म में जो एक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल एजेंसी, जिसका मतलब हो गया कि अगर आप एज अ पार्टनर कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपका जो अपोजिट पार्टनर है, मतलब आप लेट से आप 3 पार्टनर हैं, आप 2 पार्टनर गलत कर रहे हैं, वो तीसरा का बेचारा को कुछ पता ही नहीं है, तो उस तीसरे के ऊपर भी ऑब्लिगेशन बराबर सा बन जाता है, उसको भी पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी पेनल्टी देना पड़ेगा। दिस इज़ द मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह का ड्रॉबैक था, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। कंपनीज एक्ट में एक ड्रॉबैक क्या है? कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा है, बतेरे कंप्लाइंसेस है। अच्छाई क्या है? ये म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी गलती उसी को साँचे, दूजा करे तो ढेंगा बाजे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों, पार्टनरशिप एक्ट एंड कंपनीज एक्ट, इन दोनों के बीच का एक पोर्शन जो होता है ना, वो है एलएलपी। ठीक है, आप ऐसे समझो, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है वो क्या है? एलएलपी। तो फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म, उन लोगों ने बोला कि भाई अब तो एलएलपी आ गया है, हमें फर्म से एलएलपी में ट्रांसफ़र करना है, तो हमारे लिए कुछ है क्या? तो उन्हें बताया गया कि यस, आप शेड्यूल 2 फॉलो करो। आप शेड्यूल 2 फॉलो करो, आपको कन्वर्जन का मतलब पता चल जाएगा, आपको कन्वर्जन के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं।
इसी तरीक़ा से प्राइवेट कंपनी भी पूछते हैं कि हमारे लिए कुछ है क्या, बोलता है यस आप करो, शेड्यूल 3 फॉलो करो। देखो शेड्यूल 3 फॉलो करो, तो शेड्यूल 3 फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरीक़ा से हमारा जो नेक्स्ट है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो भी पूछता है सेम बात कि हमारे लिए कुछ है क्या, बोला यस शेड्यूल 4 कंप्लाई करो, शेड्यूल 4 कंप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन 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 आपको एक और बात ध्यान से समझनी होगी कि यहाँ पर दो तरह के कंपनी होते हैं। पब्लिक कंपनी की जब आप बात करते हो तो यहाँ दो होते हैं, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो कि जिसका कन्वर्जन के बारे में शेड्यूल 4 बोलता है, और एक है लिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है आपको पता ही होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा मोड़ा तो आइडिया होगा ही यार, कि स्टॉक मार्केट में हम लोग शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो क्या कंपनी का शेयर क्या हवा से उठ के आ रहा है? नहीं, वो लोग लिस्ट करवा रहे हैं अपने आप को स्टॉक मार्केट में, और वहाँ से शेयर्स उठ उठ के आ रहा है जिसको हम लोग क्या कर रहे थे, खरीद रहे हैं। तो दिस इज़ अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसको बोल सकते हैं लिस्टेड कंपनी। अब स्टॉक मार्केट में चूंकि वो लिस्ट है तो उसमें आप और मैं भी खरीद सकता हूँ फ्रीली। ठीक है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। तो इस तरह से पब्लिक का बहुत सारा पैसा उसमें लगा रहता है, और आप एक दो तो खरीदते नहीं हो। मार्केट कैप कितना का होता है, लाखों करोड़ों का होता है। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो कि भैया आप क्या बोलना चाह रहे हैं? एमसीए सुनिए ना, मतलब ये जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको बोल रहे हो कि मैं एलएलपी माना चाहता हूँ, मैं इतना सारा पैसा लेके बैठा हुआ हूँ, मैंने कंपनी खोली है, मेरे को बहुत कंप्लाइंसेस करना पड़ता है, अब मैं कंप्लाइंसेस से बचने के लिए एलएलपी माना चाहता हूँ, क्योंकि एलएलपी में आपको कंप्लाइंसेस कम करना पड़ता है। तो क्या इज़ इट फिजिबल, क्या ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि नहीं? आप थोड़ा सा ये सोचो। आंसर इज़ बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी कारण के लिए हमारे जो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग एलएलपी नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग एलएलपी पक्का से बोलेंगे। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी बना सकता है या एलएलपी में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है, क्योंकि इसने पब्लिक से पैसा नहीं लिखा है। याद रखना बॉस, जहाँ जहाँ पब्लिक का पैसा है वहाँ वहाँ सरकार ज़्यादा केयर देती है। मैं इतना बोल रहा हूँ आपको कंप्लाइंसेस करना है, कंप्लाइंसेस करना है, कंप्लाइंसेस करना है, आखिर किसको कंप्लाइंसेस करना है? यानी कि और कंप्लाइंसेस करते क्यों है? चोरी से बचने के लिए। आप ऐसे बोलो कि अगर मैं अपना कंप्लाइंस है, अपना फाइनेंशियल डेटा और अगर अपना बहुत सारा डेटा जो पब्लिकली पब्लिक को जानना चाहिए, क्योंकि कंपनी पब्लिक का है, मेरा नहीं है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोलते हैं कंपनी पब्लिक का है, मेरा नहीं है। तो कंपनी को ये मतलब पब्लिक को ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, आइडिया में होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा कि कंप्लायंसेस करना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। तो किसको करना पड़ता है? एमसीए को करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? एमसीए को। मतलब बताना किसको पड़ता है? एमसीए को। फुल फॉर्म देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, मैं शॉर्ट में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज एमसीए। दूसरा आरओसी को करता है। ये लोग क्या है, टास्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग, यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिंग डिपार्टमेंट है एक तरह से आप बोल सकते हो। ये एडमिनिस्ट्रेटिंग का काम संभालते हैं। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिंग का काम संभालते हैं। अच्छा, एलएलपी में अगर कुछ चेंजेस करना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करवाना है, तो कौन करवाएगा? हु विल डू दिस टास्क? टेल मी, हु विल डू दिस टास्क? तो बड़ा सिंपल सा है कि ये जो टास्क है ये कौन करवाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट।
ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर आप एक बार एलएलपी में आ गए तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बोलता है, लेकिन अगर मान लो कि आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो और अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से आप एलएलपी में आ गए तो आपको कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल होगा। समझ में आया? या प्राइवेट कंपनी हो तो भी आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको एलएलपी एक्ट ही एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है, 2021 में वो बाद में देखते हैं हम लोग क्या अमेंडमेंट था। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अमेंडमेंट, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है। हम लोग को देखना क्या है, हम लोग मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं? मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग में क्या बोलता है एलएलपी का, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला पोर्शन तुम चेक करो थोड़ा सा कि एलएलपी में जो है, एलएलपी का मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या बोलता है कि आप एक लीगल बिजनेस फॉर्म कर रहे हो, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस। आपका क्या है? एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है। दूसरा क्या है? आप ऑल्टरनेटिव कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल्स हो, यानी कि आप जो कॉरपोरेट बिजनेस व्हीकल्स है उसका एक ऑल्टरनेटिव हो, यानी कि कंपनीज का एक ऑल्टरनेटिव हो। सब बात यही बोलता है। या फिर आप कंपनीज बोलो, फिर आप कॉरपोरेट में बेसिकली कंपनीज आता है, ठीक है। आप पार्टनरशिप को फ्लेक्सिबल, मतलब पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हो फॉर देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। पार्टनर्स को आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो कि यार आपको मैं फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ, आप अपना इंटरनल स्ट्रक्चर अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। समझ में आया? लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर जो होता है वो लिमिटेड होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि म्यूचुअल एजेंसी में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 था, वहाँ म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता था प्रॉब्लम कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। वहाँ पर ये जो गाना है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। क्यों जानते हो? क्योंकि अगर तुम कुछ गड़बड़ करोगे ना तो तुम्हारा पार्टनर को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये किस में था? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में था। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हम नहीं बने हैं, तुम नहीं बने एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो एलएलपी इटसेल्फ इज लायबल फॉर फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 4 से 5 बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आ जाता है, कुछ डेफिनेशंस के ऊपर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ डेफिनेशंस के ऊपर आ जाते हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉज? और ये दोनों जो है एक ही जगह से आता है। कहाँ जानते हो? पहले सेक्शन आता है और उसके बाद ही ये दोनों आता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ सेक्शन 2, ठीक है, तो उसके बाद जो भी मैं देता हूँ जनरली वो सबसेक्शन होता है। सबसेक्शन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, 20 सी डी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये सब एक्चुअली इसमें होता है, छोटा में होता है, मतलब स्मॉल लेटर में होता है, कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं यहाँ पर इतना 20, तो ये क्लॉज भी हो सकता है, ठीक है। और ये भी यही होता है, ऐसा ही कुछ होता है। अब मेरे को डाउट है कि भैया मैं ये कैसे समझूंगा कि ये क्लॉज है कि सबसेक्शन है। ध्यान से देखो, जब भी आप देखो कि एक सबसेक्शन, जैसे मान लो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में कुछ लिखा हुआ है, समथिंग कुछ लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में भी समथिंग कुछ लिखा हुआ है, और दोनों एक दूसरे को मतलब मर्जअप नहीं करते, मतलब दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग बात बता रहा है, यहाँ कुछ अलग बात बता रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करता है।
तो आप ये जो ब्रैकेट वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला कहाँ गया, 1 मिनट, ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये वाला, इसको आप क्या पढ़ते हो, इसको आप पढ़ोगे क्लॉज। लेकिन अगर मान लो कि एक दूसरे से इंटरलिंक है, अगर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन 2(1)(d) और मैं दूसरा लिखता हूँ यहाँ पर सेक्शन 2(1)(e), तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ध्यान से देखो, ये वाला थोड़ा क्रूशियल है, एक बार समझ जाओ फिर प्रॉब्लम जीवन में कभी नहीं होगा। ये देखो, ये जो पोर्शन है दिस इज, देखो ये वाला सब में कॉमन है, ये सेम है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सब सेक्शन। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसको आप क्लॉज बोलोगे। यानी कि इसको आप क्या बोले, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई। देखो, लेकिन इसको क्या बोलोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 20 सेक्शन 2 क्लॉज 11। ऐसा 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 चलता है ये वाला बात। मेरी बात हो रही हो, आपको समझ में आ रही है, ठीक है। समझ में आना चाहिए बॉस, बहुत स्लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वेरी गुड, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है, यहाँ पर आपको कितना 5 से 7 ही डेफिनेशन दिया हुआ है, जो कि आपको बाय हार्ट लर्न करना होगा, हो सकता है आ जाए। थोड़ा आ जाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में। बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो, ठीक है, सेक्शन 2, 1 मिनट बॉयस, सेक्शन 2(1)(d) में लिखा हुआ है। देखो, अब इसमें क्या बोलता है, इट मीन्स, ये 3 सेक्शन से मिल के बना हुआ है, मतलब 3 बातें इसमें कहती है, ठीक है। क्या क्या बात कहती है इसमें, ध्यान से देखो थोड़ा सा। सबसे पहला बात यहाँ पर बोलता है, कंपनी मीन्स, कंपनी मीन्स अ कंपनी अंडर सेक्शन 220, अंडर सेक्शन 220 टू क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, इंक्लूड्स में क्या क्या है, 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 चीजें। सबसे पहला क्या है, ये देखो, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आ गया मेरा LLP विच इज रिसीव्ड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दूसरा क्या है, LLP जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। एंड तीसरा क्या है, LLP इनकॉर्पोरेटेड, सॉरी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, क्या यहाँ पर लिखूंगा, LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दूसरा बताओ, दूसरा क्या है, LLP जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, वो भी LLP जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया। एंड कंपनीज, देखो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनीज जो इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया। इनसाइड इंडिया जो भी है वो यहाँ आ गया, ठीक है, इनसाइड इंडिया वाला यहाँ आ गया, आउटसाइड इंडिया वाला यहाँ आ गया। LLP जो है रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आउटसाइड इंडिया एंड इनसाइड इंडिया। LLP एक्ट 2008 में अगर आप रजिस्टर्ड होते हो तो आपको बोला जाता है आप LLP या रजिस्टर्ड अंडर दिस इंडिया।
हो सकता है इंडिया के बाहर भी एलएलपी हो, लंदन में, फ्रांस में, या फिर कहीं पर भी है, तो आप भी बॉडी कॉरपोरेट के डेफिनेशन में आ जाते हो। बॉडी कॉरपोरेट का मीनिंग जो है वो बहुत लार्ज है, तो आपको ये समझना होगा कि बॉडी कॉरपोरेट इज़ नॉट छोटा सा बात, ये बहुत बड़ा बात है, ठीक है, बड़ा मतलब है इसका। डज नॉट इंक्लूड्स में आपका 3 चीज़ आता है। पहला कॉरपोरेशन सोल, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और एनी अदर बीसी नोटिफाइड बाय सीजी। बोलो, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड। नंबर 1 कॉरपोरेशन सोल, कोऑपरेटिव society. Last but not least, any other BC, BC मतलब बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी ऐसा बीसी जो कि नोटिफाइड है बाय सीजी के, तो ये भी इसके अंदर ही आ जाता है, डज नॉट इंक्लूड। यानी कि अच्छा, आप लोग को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ छोटा छोटा बात, कि ये जो मीन है, मीन का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी सेक्शन मीन से शुरू होता है तो इसका मतलब वो एग्जॉस्टिव है। क्या है वो? एग्जॉस्टिव है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव? यानी कि आप कत्ल हो जाओ बट ये चेंज नहीं होगा। दिस इज़ अल्टीमेट डेफिनेशंस, ये अल्टीमेट डेफिनेशन है। और कोई भी अगर मान लो कि इंक्लूड से शुरू होता है, यानी कि ये इंक्लूसिव है, यानी कि हो सकता है फ्यूचर में इस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस हो सके, ठीक है। तो बोलोगे भैया यहाँ पर तो दोनों लग गया, तो हो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ये भी है। कंपनीज एक्ट, ठीक है, 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 20 पढ़ोगे तो उसमें क्या, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर कंपनीज प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो उस केस में भी क्या होता है, उस केस में भी यही हो रहा है, मीन्स है सिर्फ, तो एग्जॉस्टिव है। अब देखो यहाँ पर बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या, वो सारे कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, ठीक है, ठीक है, एज पर सेक्शन 220, वो सारे तो आएंगे ही, प्लस वो सारे तो आएंगे ही, प्लस आपका एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड जो इनसाइड इंडिया यानी 2008 में जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है वो भी आएगा, और जो बाहर में इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, हो सकता है बाहर में कोई एलएलपी हो तो वो भी आएगा। एंड लास्ट कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, देखो इनसाइड वाला यहाँ आ गया, आउटसाइड यहाँ है, वो भी आएगा। समझ में आया? इतने लोग आते हैं। कॉरपोरेशन सोशल में क्या है, ये तीनों चीज़, ये सब मतलब डज नॉट इंक्लूड, यानी कि कोई भी कोऑपरेशन सोशल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या एनी अदर बीसी नोटिफाइड बाय सीजी है, ये लोग नहीं आता है बीसी का डेफिनेशन में। देखो यहाँ पर यही चीज़ लंबा लंबा करके दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होता है? यहाँ पर बोलता है डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर मीन्स क्या? एनी पार्टनर विच इज डेजिग्नेटेड, एनी पार्टनर विच इज डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंस टू सेक्शन 7, ठीक है, यानी सेक्शन 7 में जो जो बातें लिखी हुई है वो जो है उसी को ही हम लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर कहते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है, ठीक है। अब सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ है आगे आते हैं तो बताते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा बनता है। बिजनेस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विसेज, ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो कि एनी एक्टिविटी विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड, हटाओ, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फाइनेंशियल ईयर इन विच
to a LLP means period from the first day of each year. ठीक है, ये देखो ये लाइन अच्छा है, पढ़ना पड़ेगा, समझो थोड़ा सा. Financial year in relation to a LLP means the period from the first day of April. यानी कि फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हुआ, वो पीरियड जो फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है टू द 30th डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर. देखो यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियल ईयर की सिर्फ बात करें, मैं किसका बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर का. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर. तो फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूं तो मैं एक चीज तो समझ पा रहा हूं, क्या जानते हो, एक चीज तो मैं समझ पा रहा हूं कि ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च से में एंड हो जाता है. लेट्स से 2001 यहाँ से यहाँ तक चलता है. एक बड़ा खास बात यहाँ पर क्या बोलता है, however in case the incorporated after the 31st March, it is very crucial word. ठीक है, देखो अगर मान लो कोई भी आफ्टर द 31st मार्च अगर है, देखो थोड़ा समझो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगर कोई भी LLP इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द 31st सितंबर है, लेट्स से आफ्टर द 30th, ऑन नहीं बोला, ध्यान से समझो, बोला है कि 1 अक्टूबर से हो सकता है, 30 सितंबर से नहीं हो सकता है. 1 अक्टूबर से हो अगर आप हुए हो तो वहाँ से आपको चालू हो गया. लेट्स से आपने 1 अक्टूबर को किया तो आप क्या कर सकते हो, उसका जो ईयर एंड है, देखो इट मे, वर्ड देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला है, मे मतलब कर सकते हो, रोका किसी ने नहीं है, कर सकते हो. इट मे एंड ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर एंड फॉलोइंग दैट ईयर. मतलब क्या हुआ, अगर मान लो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है अगर आपका 15 अक्टूबर जो कि 30 सितंबर के बाद आता है, देन इट्स फाइनेंशियल ईयर मे बी 15 अक्टूबर 2019. नियम से क्या होना चाहिए, ठीक है, नियम से क्या होना चाहिए, ये 2019 है तो उसके बाद 2020 आता है, 2020 आता है ना भाई. देखो यहाँ पर, यहाँ से नियम से हम लोग का क्या बोलते हैं, अगर ये 19 है तो ये 31 मार्च 2020, यही तो बोले ना, अप्रैल से मार्च तक होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोलता है. यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन क्या है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसका ईयर एंड जो है 15, ठीक है, ईयर एंड जो है वो 30 मार्च तक कर सकते हो ऑफ 2021. बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है. यानी इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर आपका होगा वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो. यानी कि 31 मार्च 2021 को आप ये कर सकते हो. यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है, वर्ड समझो मेरा, ऑप्शन दिया गया है. आपको ये बोला नहीं गया है कि आपको 31 मार्च तक ही करना है, 2021 ही का तो करना है. ठीक है, देयर इज एन मस्ट बी एन ऑप्शन फॉर यू. आपको इसको फॉलो करना है कि नहीं, इट्स अप टू यू ब्रो. समझ में नहीं आया अभी तो, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. अब क्या है, फॉरेन LLP का मतलब क्या हुआ. फॉरेन LLP का मतलब बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखो भैया. क्या सेक्शन याद करना है, नहीं मत करो. अगर आपको लगता है कि आप रिटेन कर पाते हो सेक्शन,
आपको एग्ज़ाम में 1% भी गलती नहीं होगा, कर लो, किसी ने नहीं रोका है, बट करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई यही बात बोलता है, मैं भी यही बात बोलता हूँ, कोई नया बात नहीं है। सेक्शन आपको याद करना है तो करो, वरना मत करो, ठीक है। इट मीन्स एलएलपी जो फॉर्म हुआ है, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड हुआ है आउटसाइड इंडिया। बड़ा सिंपल सा है, देखो कोई भी एलएलपी अगर रजिस्टर्ड हो जा रहा है या इनकॉर्पोरेटेड हुआ है आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में विच इस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस इंडो, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में होना चाहिए, तो वो क्या माना जाएगा, फॉरेन एलएलपी माना जाएगा। अब ध्यान से समझो ऐसा क्यों हो रहा है। मान लो कि कोई एलएलपी है वो इंडिया के बाहर है, ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, XYZ एक कंपनी है, वो कहाँ है, इंडिया के बाहर है, ठीक है, XYZ एक कंपनी है, वो कहाँ पर है, इंडिया के बाहर है, लंदन में बैठा हुआ है। हाउ डू यू नो? और अगर नो भी कर लेते हो तो क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा है नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है भैया। तो इस केस में क्योंकि इंडिया में इसको कोई जानता नहीं है, इंडिया में इसको कोई जानता नहीं है, नो वन नो, मतलब कोई इसको नहीं जानता, तो सबसे पहले तो जनाना पड़ेगा। अब जनाना कैसे पड़ेगा, हर घर में जाके ग्रीटिंग कार्ड तो देंगे नहीं कि महाराज 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 हमारा यहाँ भी एक कंपनी है, हमारा भी एक कंपनी लंदन में, तो हम क्या करें भाई। आप अपना प्लेस ऑफ बिजनेस खोलो ना, यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में खोलो तो आपको सब लोग जान जाएगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब हो गया कि आपका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड, बड़ा सिंपल है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पर्सन फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। क्या है, कोई भी ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड हुआ है इस एक्ट में, वो, ठीक है, उसको हम लोग एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनर कौन होता है, जिसका, ठीक है, जो मीन्स एनी पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट। एलएलपी एग्रीमेंट में देखा जाएगा कि कौन लोग पार्टनर बनना चाहते हैं। अगर उसमें अगर आपका नाम है तो आप पार्टनर कहलाओगे, और अगर आपका नाम नहीं है तो आप पार्टनर नहीं कहलाओगे। बड़ा सिंपल सा बात है। स्मॉल एलएलपी आप पढ़ लेना एक बार, टाटा, ठीक है, नहीं पढ़ पाओगे कल बता दूंगा, लेकिन ये पढ़ना है, ये आपके लिए एक होमवर्क मैं देता हूँ, ठीक है। सिंसियरली आप प्लीज़ एक बार होमवर्क करना और कमेंट में बोलना कि भैया मैंने पढ़ा, मैं समझ पा रहा हूँ। दोस्तों, नोट्स दे सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नोट्स बना नहीं पाऊँगा या फिर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाता हूँ, नोट्स दे दूँगा। इशू कहाँ हो जाएगा फिर यहाँ पर कि नोट्स देने के बाद आप लोग क्या करोगे, उस चीज़ को एक हैबिचुएट नहीं रखोगे अपना कि आपको रीडिंग करना है। फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, एग्ज़ाम में भी प्रॉब्लम होगी, बाकी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप हैबिचुएशन रखते हो कि आप मॉड्यूल क्यों पढ़ रहे हो, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आप समझ रहे हो, एनालिसिस कर पा रहे हो, ठीक है, दैट इज़ वेरी 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 गुड इनफ फॉर यू। एग्ज़ाम आपको यहीं से देना है, बुक को ही पढ़ना है। नोट में मैं आपको अगर मान लो कि छोटा छोटा लाइन अगर लिखा के दे दूंगा, इट्स हो सकता है आपके लिए इजी हो, बट मेरे हिसाब से ये फिजिबल नहीं है लॉन्ग रन के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए इजी है बट नॉट फिजिबल फॉर लॉन्ग टर्म। सो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रेडी रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग, अभी देखो 45 मिनट्स का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया है, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़े, हम लोग कम ही पढ़े हैं, बट ओके, इतना तो चलता ही है, ठीक है। 3 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका मेन जो सेक्शन आता है, सेक्शन 4-5 से जो शुरू होता है, वो हम लोग कवर अप करेंगे और हम लोग इसको बहुत अच्छे तरह से कवर अप करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, आप लोग खुश रहो और आराम से पढ़ते रहो।